हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस और स्वागत है आपका इस वीडियो में जहां हम बात करेंगे इस हफ्ते की प्लेसेस इन न्यूज़ के बारे में। आई होप आपने हमारी मंथली कंपाइलेशन भी देखी हो और आपको जो भी ऐसा लगे जहां आपको रिवीजन की ज़रूरत है या कुछ आपको एक्स्ट्रा हेल्प भी चाहिए, कुछ ऐसा टॉपिक है आप चाहते हैं एडिशनली डिस्कस करें तो आप कमेंट में हमेशा उसे ऐड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन प्लेसेस इन न्यूज़ के बारे में। पहला टॉपिक जो है वो है हमारे प्यारे पड़ोसी चाइना के बारे में। चाइना के साथ इंडिया क्या क्या विवाद है ज़रा बताइए। चाइना के साथ इंडिया की जो बाउंड्री लगती है, बॉर्डर, वो कौन से बॉर्डर से हम क्या कहते हैं हम? मैकमोहन लाइन है, ठीक है? और कौन सी लाइन है? 3 सेक्टर हैं, ईस्टर्न सेक्टर, वेस्टर्न सेक्टर, सेंट्रल सेक्टर। वो तीनों सेक्टर सबको क्लियर हैं या नहीं? जो बॉर्डर्स हैं उनके नाम क्या-क्या हैं? मैकमोहन लाइन कहाँ पर है? रेड क्लिफ लाइन कहाँ पर है? ड्यूरन लाइन कहाँ पर है? आई होप ये आपको याद होगा, हमने डिस्कस किया भी है पहले। सेक्टर में 3 सेक्टर हैं, वेस्टर्न सेक्टर, सेंट्रल सेक्टर और ईस्टर्न सेक्टर। वेस्टर्न सेक्टर आपका कौन सा इलाका है बताइए? कश्मीर के पास, लद्दाख के पास वाला इलाका। ईस्टर्न सेक्टर आपका कौन सा सेक्टर है? अरुणाचल वाला इलाका। सेंट्रल आपका कौन सा है बताइए मुझे? 3 सेक्टर्स में कहाँ कहाँ डिस्प्यूट है? जब आप इंडिया चाइना रिलेशंस को पढ़ेंगे तो आपको ध्यान रखना है, जैसे मैं इंडिया चाइना की बात करूँ तो कहाँ पे वो लोकेशंस हैं, कौन सी डिस्प्यूट हैं, कौन सी जगह न्यूज़ में है, ये सब आपको हमेशा पता होनी चाहिए। तो पहले देखते हैं आज जो चाइना विवाद में आया वो क्यों आया। तो हमें पता है बीजिंग में एक बहुत बड़ी बाढ़ आई है, बहुत ज़्यादा फ्लड आया है। हमने पिछली वीडियो में देखा था कि एक साइक्लोन वहाँ पर आया था या टाइफून जिसे कहते हैं वो वहाँ पर आया था। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि उसका नाम क्या था? हमने पिछले हफ्ते रिवाइज़ किया था उसको। उस टाइफून या साइक्लोन का नाम क्या था? अब देखिए, ये तो बात थी कि वहाँ तूफ़ान आया, साइक्लोन आया। मुझे पता है आपको पता होना चाहिए, नहीं है तो रिवाइज़ करो, मुझे कमेंट में बताओ क्या नाम था उस साइक्लोन का। ऐसे हम चीज़ें भूल जाते हैं जिसे हमें याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। अभी जो चीज़ें अगर आपसे पूछा जाए, व्हाट आर स्पॉन्ज सिटीज़ एंड वेयर दे आर लोकेटेड? What are sponge cities dealing with? Are they dealing with environmental conservation of water or animals? What is it? तो उसका उत्तर होगा, चाइना में स्पॉन्ज सिटी प्रोजेक्ट आया था। क्या आया था? ये इनिशिएटिव था जिससे ये जो उनके शहर हैं वहाँ पर पानी की डिस्ट्रीब्यूशन, ड्रेनेज और इस से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं हैं उसको सॉल्व करने के लिए नेचुरल तरीकों का इस्तेमाल करेंगे। होता ये है कि चाइना ने बहुत ज़्यादा कंक्रीट अपने शहरों में बिछा दिया, यानी जो सॉइल है उसका एक्सपोजर बहुत कम है। तो इस वजह से वहाँ पर जो है नेचुरल पानी का जो परमिएशन होता है, ज़मीन के अंदर जो पानी जाता है टॉप सॉइल से अंडर वाटर जो अंडर रिजर्वेशन में वो जाना बंद हो गया। तो इसी को रोकने के लिए एक स्पॉन्ज सिटी इनिशिएटिव लिया गया था। स्पॉन्ज क्या करता है? पानी को सोखता है ना? उसी तरह से ये एक स्पॉन्ज सिटी इनिशिएटिव था जिसमें कि वो पानी और ड्रेनेज और स्टोरेज को सॉल्व करेंगे, जिसके लिए वो एक ऐसा एस्फाल्ट बनाएंगे जो परमिएबल हो, मतलब ऐसी सड़कें जिसके अंदर पानी ज़मीन में रिस के जा सके। नए कनाल, पॉन्ड बनाए जाएंगे, वेटलैंड्स बनाए जाएंगे ताकि वाटर लॉगिंग ना हो और जो अर्बन प्रॉब्लम्स हो उनको सॉल्व किया जाए। तो ये कहाँ का इनिशिएटिव है? चाइना का। सबसे पहले ये ज़ेंगज़ो में शुरू हुआ था, जो कि हेनान प्रोविंस में, हेनान उनके राज्य का नाम है, हेनान प्रोविंस, वहाँ पे इस इलाके में सबसे पहले इनिशिएटिव ये शुरू किया गया था और अभी कई सारे 30 से लेके 40 ऐसे इनिशिएटिव लॉन्च किए गए, लेकिन ये सफल नहीं हो पाए। क्योंकि जो वहाँ पर बातें की गई थी कि जिस तरह की टेक्नोलॉजी वो डेवलप करेंगे, जिससे पानी को बचाया जा सके, वो नहीं हो सका। तो स्पॉन्ज सिटी इनिशिएटिव चाइना का उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया। किससे डील करता है ये? वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड है ये। और ये काम करता है कैसे? नेचर बेस्ड सॉल्यूशन बनाया जाए जिससे पानी का डिस्ट्रीब्यूशन, ड्रेनेज और ज़मीन में परमिएबिलिटी बढ़ाई जाए। तो मेरा सवाल आपसे, उस टाइफून का नाम क्या था? 3 सेक्टर्स कौन-कौन से हैं? कौन-कौन से बॉर्डर्स हैं जो हमारे चाइना के साथ लगते हैं? अगर आपको नहीं उत्तर पता तो हम अगले वीडियो में ज़रूर ये तीनों एक 30 सेकंड में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? अब स्पॉन सिटी आपको समझ आ गया कहाँ-कहाँ पर है? देख रहे हैं ये सारे राज्य हैं जहाँ पर ये ऐसा कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह से वो पानी को इकट्ठा करें। अब देखिए खास बात ये है कि चाइना की जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है सारी की सारी यहाँ बसती है। अराउंड 90% पॉपुलेशन केवल इस एरिया में बसती है। ऊपर ये जो बड़ा इलाका है यहाँ केवल 10% पॉपुलेशन रहती है क्योंकि उसकी ज्योग्राफी ऐसी है। इसीलिए भारत में एग्रीकल्चर एरेबल लैंड चाइना के मुकाबले में ज़्यादा है। ठीक है? तो ये बातें हैं चाइना के स्पॉन सिटी प्रोजेक्ट के बारे में। क्या था? आई होप आप समझ गए होंगे। अगला टॉपिक है इकोवास के बारे में। असल में अफ्रीका अक्सर न्यूज़ में रहता है। अफ्रीका के कई-कई रीजन्स है, ईस्ट अफ्रीका, वेस्ट अफ्रीका, सेंट्रल अफ्रीका, ये आपको पता होंगे, नहीं पता तो अभी पता चल जाएँगे। जो चीज़ न्यूज़ में थी वो थी असल में नाइगर। नाइगर में एक देश है नाइगर, कहाँ पर नाइगर अवस्थित है ज़रा देखिए। तो यहाँ इस मैप में आपको नाइगर कहीं दिख रहा है? हम नाइजीरिया की बात नहीं कर रहे हैं, नाइजीरिया नाइगर नाइजीरिया से ठीक ऊपर यहाँ सिचुएटेड है, ये है नाइगर। इस देश में कू हुआ, कू यानी तख्तापलट सेना के द्वारा। तो यहाँ पर एक ये कम्युनिटी का पार्ट है जिसका नाम है इकोवास, इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट, यानी जो
पश्चिमी अफ्रीकन देशों हैं उनका समूह है। इसमें कितने मेंबर हैं? 15 मेंबर हैं। तो आपसे अगर पूछा जाए कि इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स में कितने मेंबर हैं, तो 15 मेंबर हैं। इन्होंने एक कम्युनिटी बनाई 15 देशों ने मिलके, ताकि ये एक ग्रुप के थ्रू अपने अंदर एक सिंगल करेंसी को ला सकें, इकोनॉमिक इंटीग्रिटी बढ़े, ट्रेड बढ़े, जैसे यूरोपियन यूनियन या आसियान करने की कोशिश करते हैं। 15 मेंबर्स हैं इसके, और ये स्थापित हुआ था किस ट्रीटी से? तो उस ट्रीटी का नाम था लागोस ट्रीटी। कौन सी ट्रीटी? लागोस ट्रीटी। यहाँ लिखा भी हुआ है 1975 में बनाया गया था ग्रुप। लेकिन ये ग्रुप उतना न्यूज़ में रहता भी नहीं है, और अक्सर इसने कुछ हासिल भी नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा इनस्टेबिलिटी है। कौन कौन से देश हैं? सारे देश आपको पता ना भी हो, पर इतना याद रखिए कि नाइजीरिया अक्सर न्यूज़ में रहता है, इंडिया को ऑयल भी बेचता है। नाइजीरिया से ठीक ऊपर नाइगर है, जो एक लैंड लॉक कंट्री है। फिर माली अगेन इज ए लैंड लॉक कंट्री। बर्किनो फासो अगेन इन लैंड लॉक कंट्री। ये सब दिख रही है आपको, जिनमें समुद्र की तरफ कोई भी रास्ता नहीं जाता है। तो अभी जो टॉपिक न्यूज़ में वो इकोवॉस है। इकोवॉस क्या है? क्या करना चाहता है? ट्रेडिंग ब्लॉक बनाना चाह रहा है, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन, करेंसी की यूनिफिकेशन के लिए। लेकिन विवाद ये, क्योंकि यहाँ पर इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर ग्रोथ बहुत कम है, यहाँ पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, सिविल वॉर, टेररिज्म बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये एरिया कभी डेवलप नहीं हो पाया। तो इकोवॉस कहाँ स्थित है? वेस्टर्न अफ्रीका में। और कौन कौन से इसके मेंबर है? 15 मेंबर्स। अभी जो देश न्यूज़ में है वो नाइगर, जहाँ पर एक कुआ आया है। नाइगर के साथ इंडिया का क्या संबंध है? इंडिया आमतौर पे इन्हें ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट प्रोवाइड करता है। दवाइयाँ की बात होगी मुफ्त में देना, या इनको एजुकेशन सपोर्ट देना, ई टेक्नोलॉजी में सहायता करना। तो यहाँ पर लगातार चाइना इन देशों के ऊपर डेट ट्रैप बढ़ाने की संभावना बना सकता है। तो अगर आप मेंस में आंसर लिख रहे हैं, पॉइंट सोचो, तो वहाँ आप देख सकते हैं इकोवॉस के साथ इंडिया इनिशिएटिव्स को और बढ़ा सकता है। खास बात, इंडिया ऑलरेडी इकोवॉस का एक ऑब्जर्वर है। इंडिया इज अ ऑब्जर्वर एट इकोसॉक 2004 से। लेकिन इनको इंडिया ने उसके साथ ज़रा चीज़ें डेवलप नहीं की, रिलेशंस। अब कोशिश लगातार हो रही है कि और ज़्यादा इनके साथ डेवलपमेंट बढ़ाई जाए, क्योंकि इकोवॉस सपोर्ट्स इंडियाज परमानेंट सीट एट यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। यूएनएससी में इंडिया का सपोर्टर है इकोवॉस। और इकोवॉस के साथ इंडिया लगातार ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट और चाइना को काउंटर करने की स्ट्रेटजी के तहत काम कर रहा है। इंडिया ने 250 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट भी दिया था पहले। एक्सिम बैंक के थ्रू यहाँ पर इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ की बातें भी भारत लगातार करता रहता है। तो कहाँ इकोवॉस है, भारत के लिए क्या रेलेवेंस है, ये आप समझ गए। अब जब इस रीजन को आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई एक जगह होती है साहिल, ठीक है, इसे हम कहते हैं साहिल। ये जो इलाका है, ये साहिल इलाका, ये जो आपको येलो सी लाइन दिख रही है, साहिल है। आखिर क्या होता है साहिल? और ये जो वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, ये कैसे अलग हैं, क्या पूरी कहानी है? तो ज़रा इस मैप को समझिए। अफ्रीका में जनरली जो डिवीज़न है वो इस तरह से होता है। ऊपर का इलाका नॉर्थ अफ्रीका है, ये वेस्ट अफ्रीका है, ये सेंट्रल अफ्रीका है, ईस्ट अफ्रीका और सदर्न अफ्रीका। ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की बात हो रही है। अब यहाँ देखिए, इस कॉन्टिनेंट की खास बात ये कि ऊपर नॉर्थ अफ्रीका में क्या है? डेज़र्ट है। मोस्टली इसके इलाके में यहाँ डेज़र्ट बसता है, डेज़र्ट विच इज़ द ग्रेट डेज़र्ट ऑफ सहारा। ठीक है। नीचे अगर आप देखो तो यहाँ आपको कौन सी एनवायरमेंटली आपको कौन सी जगह दिखाई देती है? ये इलाका आपको दिखता है किस तरह का? सूडान के आसपास जो नीचे आता है। फिर वहाँ पर आपको चेंज इन एग्रीकल्चर, चेंज इन आपको वहाँ जो सेटअप है वो देखने को मिलता है। ठीक, ऊपर के सहारा डेजर्ट और नीचे के आपके इको सेंसिटिव रीजन के बीच का इलाका, यानी जो सवाना का इलाका है, नीचे जो आपका सवाना है, ऊपर आपका डेजर्ट है। सवाना के जो आपके ग्रासलैंड्स हैं, सवाना के ग्रासलैंड्स आप पढ़ते हैं ज्योग्राफी में। सवाना के ग्रासलैंड और सहारा डेजर्ट के बीच का इलाका जो ट्रांजिशन जोन है, उसे हम कहते हैं सहेल। ये सहेल कंट्री है। ठीक है, यहाँ पर द ग्रेट ग्रीन वॉल बन रही है, यानी पेड़ों का एक बड़ा वो एक वॉल सी बनाएंगे, ताकि यहाँ के सहारा का डेजर्ट का जो मूवमेंट है, जो कण उड़ के यहाँ पे आते हैं, यहाँ ये सारा का डेजर्ट लगातार फैलता जा रहा है। इसे रोकने के लिए यहाँ पर ग्रेट ग्रीन वॉल बनाई जा रही है सहल रीजन में। तो सहल की कंट्रीज वो हैं जो ट्रांजिशन जोन में आती हैं। ऊपर सहारा डेजर्ट, इधर सहल, और नीचे सवाना के ग्रासलैंड्स। ये इसका आप कह सकते हैं एक तरह का इकोलॉजिकल डिवीजन है। लेकिन अगर आप देखो पॉलिटिकल डिवीजन, तो ऊपर जो कंट्रीज है नॉर्थ अफ्रीका, यहाँ पर एक और टर्म है मीना। मीना मतलब होता है मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज, यानी नॉर्थ अफ्रीका की कंट्रीज प्लस ये मिडिल ईस्ट का रीजन, ये सारा कहलाता है मीना। इनको मीना इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ मोस्टली इस्लामिक कंट्रीज हैं, इसलिए इन्हें मीना कहते हैं। ठीक है, और मीना के रीजन में ही आपका डेजर्ट भी है। उसके बाद साहिल का रीजन आता है, उसके नीचे आपके सवाना यानी सूडानीज जो एरिया है वो स्टार्ट हो जाता है। मैं दोबारा एक बार रिपीट करता हूँ क्लैरिटी के लिए। ऊपर आपका सहारा डेजर्ट है, उसके नीचे साहिल है, साहिल के नीचे आपका फिर सवाना के ग्रासलैंड है। ये इसका जोग्राफिकल डिवीजन हो गया। लेकिन आप रिलीजियस डिवीजन देखो तो ऊपर के इलाके जो है इस्लामिक है, तो उन्हें हम मिडिल ईस्ट के साथ जोड़ते हैं। अरब की कुछ चीज़ें ये फॉलो करते हैं, इसलिए इन्हें मीना कंट्रीज कहते हैं, मिडिल ईस्ट नॉर्थ अफ्रीका। तो ये आपने समझा कि भाई ये चीज़ें हैं। अब यहाँ पर जो है ये वेस्ट अफ्रीका, इसके इस रीजन में हमारा कौन सी कंट्री थी?
इकोवास जिसकी हम बात अभी कर रहे थे, ये आपका इलाका है इकोवास, ये कंट्रीज हैं इसकी मेंबर। तो इसकी मेंबर कौन कौन सी कंट्रीज हैं ये आपको यहाँ से पता लगता है, क्या लोकेशन दिख गया, ठीक है। अब एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, साहेल का रीजन, ये साहेल का रीजन है। यहाँ लगातार जो है कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता रहता है, चाहे हम नाइगर की बात करें या बर्किनो फासो की बात करें, यहाँ लगातार माली की बात करें, लगातार युद्ध की स्थिति बनी रहती है, सिविल वॉर होती रहती है, इंस्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा रहती है, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं हो पाती है, ठीक है। अब एक चीज़ देखते हैं कि कैसे किस लेवल तक यहाँ पे हालत खराब है। यहाँ है कि कम से कम पिछले कुछ सालों में 2000% ग्रोथ देखी गई है टेररिज्म की इस इलाकों में, जहाँ बहुत ज़्यादा डेथ स्पेसिफिकली साहेल में देखी जाती है। अफ्रीका में मैक्सिमम डेथ्स यहाँ होती है, तो इंस्टेबिलिटी यहाँ है। तो इसलिए इंडिया के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है, इंडिया यहाँ पर काउंटर टेररिज्म को बढ़ावा दे सकता है, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस में काम कर सकता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकता है। यहाँ पे बहुत से मिनरल और नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उसके ऊपर इंडिया कोलैबोरेट कर सकता है। यहाँ जो कुछ नाम आप देखोगे जैसे सोमालिया, नाइगर, नाइजीरिया, बर्किनो फासो, माली, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, सीरिया, इराक, सोमालिया, ये वो कंट्री जो सर्वाधिक रूप से टेररिज्म यहाँ पर जिनसे जो लोगों की मौतें होती हैं। तो यहाँ बहुत आवश्यक यहाँ स्टेबिलिटी रहे, क्योंकि यहाँ इंपॉर्टेंट जैसे ये इलाका है सोमालिया का, यहाँ आसपास ये कौन सा चोक पॉइंट है, बाबल मंदेव, ठीक है। यहाँ ऊपर यहाँ पर क्या है, स्वेज कनाल, स्वेज कनाल किसको जोड़ता है, मेडिटेरेनियन सी को, ये मेडिटेरेनियन सी है। यहाँ रेड सी कौन सा है ये बताइए। यहाँ आपको पर्शियन गल्फ इधर इधर मिल रहा है। हमने ओमान के बारे में पढ़ा था, कुवैत के बारे में पढ़ा था, एक गैस फील्ड के बारे में पढ़ा था पिछले वीडियो में, क्या जगह थी ज़रा याद करिए अगर आपने पढ़ा है तो। इस तरह चीज़ें रिवाइज करनी होती है। वर्ल्ड में आप देखती है, आपको याद आना चाहिए कि दर या दरी करके कोई जगह थी, ईरान के पास कोई विवाद था, बसरा कुछ ऐसा विवाद वहाँ था। यहाँ पर आपको कौन सा इलाका है, कौन सी बॉडी है ऊपर जो आपको दिख रही है, कैस्पियन सी है क्या ये। तो इस तरह की चीज़ें जो आप मैप देखो तो वहाँ से आप रिवाइज कर सकते हो। पर आपके मेंस के लिए होगा कि भाई अफ्रीका के रीजन में टेररिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इंडिया काउंटर टेररिज्म पे काम कर सकता है, स्टेबलाइज कर सकता है रीजन को। कहाँ ईस्ट अफ्रीका, कहाँ वेस्ट अफ्रीका, सहेल रीजन में कौन सी कंट्रीज हैं, ये ज़रूर देख लीजिए, अक्सर पूछा जाता है ये सवाल। तो इसलिए जो भी सहेल रीजन की कंट्रीज है वो आपको पता होनी चाहिए कौन कौन सी हैं। इट्स एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। इजिप्ट इसका पार्ट है नहीं, तो कम से कम एलिमिनेशन तो आप कर ही पाओ, लेकिन इसको ज़रूर देखिए, आपकी ज्योग्राफी और एनवायरमेंट के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए मैं फोकस यहाँ कर रहा हूँ। अब इसी में इंडिया एक और रीजनल ग्रुप है जिसके साथ संबंध बढ़ा रहा है यहाँ पर, वो है अफ्रीकन यूनियन, जिसमें 54 कंट्रीज हैं। उसके मेंबर स्टेट्स यहाँ पे लिखे हुए कितने सारे हैं आपके, बहुत ज़्यादा इसका बड़ा रोल है एज अ ट्रेड ब्लॉक, जहाँ इंडिया उनके साथ भी समिट करता है, उनके साथ रिलेशंस ग्रो कर रहा है। अफ्रीका में इंडिया का प्राइमरी कॉम्पिटिशन है किसके साथ, तो चाइना के साथ। तो विवाद वहाँ लगातार बढ़ा हुआ है। ये आपका नाइजर कहाँ पर सिचुएटेड है, कौन सी लोकेशन है, ये आपको पता लग गई। यहाँ में इसकी कैपिटल का नाम है, ठीक है। आई होप ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बेलम डिक्लेरेशन की। तो कहाँ है भाई, क्या विवाद है। तो असल में एक बॉडी है एक्टो, एक्ट मतलब काम करो, एक्टो, एक्टो एक्टो किस चीज़ पे एक्ट करो, तो पेड़ के कटने को रोको, अमेजॉन ग्रीन फॉरेस्ट जो छोटा होता जा रहा है उसको रोको, उसके डिफॉरेस्टेशन को कम करो, एफॉरेस्टेशन बढ़ाओ। तो अमेजॉन कोऑपरेशन ट्रीटी एक्ट बनी थी 1978 में, एक्ट 1978 में, उसी से एक्टो बना। एक्टो ने हाल ही में एक डिक्लेरेशन की कि वो किसी तरह भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेंगे, डिफॉरेस्टेशन खत्म करेंगे और क्राइम जिसकी वजह से यहाँ पर जंगल कट रहे हैं उनको रोकेंगे। तो एक्टो में वो कंट्रीज हैं जो यहाँ पर इसकी पार्ट है। एक्टो में कौन कौन सी कंट्री हैं, बोलिविया, ब्राज़ील, कोलंबिया, इक्वेडर, पेरू, सूरीनाम, गुयाना, वेनेजुला, इन सब ने एक जॉइंट डिक्लेरेशन साइन किया। कहाँ पर, बेलम में। बेलम वो जगह है जहाँ से आपकी अमेजॉन रिवर जहाँ से शुरू होती है, बेसिकली वो इलाका है बेलम का। तो वहाँ पर ये डिक्लेरेशन में बेलम किसकी बात करता है, डिफॉरेस्टेशन कम करने की। किन के बीच में हुआ है, अमेजॉन कोऑपरेशन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के बीच में। इनके बीच में कितनी कंट्रियाँ हैं, कितनी कंट्रियाँ बताइए मुझे, 8 कंट्रीज हैं इनके बीच। इनका क्या एम है, इनका एम है कि अमेजॉन के आसपास के रीजन को ठीक से डेवलप करना, डिफॉरेस्टेशन घटाना। इसका सेक्रेटरीट कहाँ है, ब्राज़ीलिया, ब्राज़ील में। अब ये हमने देख लिया, अभी यहाँ इंडिया का क्या क्या एरिया है, कौन सा इलाका किस इलाके में पड़ता है बताइए मुझे। यहाँ पे कौन सी लैंडलॉक कंट्री बताइए, क्या बोलिविया एक लैंडलॉक कंट्री है, क्या पेरू एक लैंडलॉक कंट्री है, एटाकामा का डेजर्ट कहाँ पर है, पैटागोनिया कहाँ पर है। ये चीज़ें ज्योग्राफी वाली आपको याद है कि नहीं, अक्सर पूछे जा सकते हैं, ठीक है। जब आपका एक तरह का एल नीनो आता है तो यहाँ पे क्या प्रभाव होता है, क्या ज्योग्राफी की चीज़ें यहाँ कनेक्ट हो रही है। इस तरह जो चीज़ें न्यूज़ में है उससे आप अपना ज्योग्राफी भी रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये है। तो ये टॉपिक हमने अफ्रीका, साउथ अमेरिका का रीजन पहले डिस्कस किया था। यहाँ पर 2 रीजनल ट्रेडिंग ग्रुप्स हैं,
हमने उसकी भी बात की थी। कौन कौन से हैं? एक तो मरकोसर है, और एक कौन सा और है बताइए मुझे, मरकोसर के अलावा कौन सा ट्रेडिंग रीजन है साउथ अमेरिका में? ये चीज़ जो भी यहाँ डिस्कस नहीं हो रही है, इसको मैं नेक्स्ट वीक रिवाइज कराऊंगा आपको, ठीक है? ये चीज़ हमने समझ ली। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो कंट्रीज हैं कौन कौन सी हैं, ये आपको मैप दिख रहा है बड़ा सा। तो ब्राज़ील, बोलिविया, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुला, गुयाना, सुरिनाम। अब यहाँ पर फंस किस में जाओगे आप? अगर आपको पूछा जाए क्या अर्जेंटीना इसका मेंबर है या नहीं, तो क्या अर्जेंटीना इसका मेंबर है? तो नहीं। ब्राज़ील के साथ अमेजोन में लगातार जो पिछले प्राइम मिनिस्टर थे, प्रेसिडेंट थे वहाँ के, वहाँ पे बहुत विवाद हुआ था इसको लेकर। अब जो नए आए हैं इन्होंने कहा कि भाई वी विल ट्राई टू सेव गार्ड दिस एरिया। तो ये सारी कहानी यहाँ से थी। एक्टो मेंबर स्टेट और एक्टो में कौन से मेंबर्स हैं, कौन कौन से देश हैं, ये क्लैरिटी आई होप आपको मिल गई होगी। अब मेरा सवाल आपसे कि साउथ अमेरिका के साथ इंडिया के संबंध कैसे हैं? कौन सी कंट्रीज इनके साथ इंडिया ज़्यादा फोकस कर रहा है? जैसे ब्राज़ील के साथ इंडिया, सॉरी, ब्राज़ील के साथ इंडिया काम किसके ऊपर कर रहा है? ब्राज़ील के साथ इंडिया इब्सा पर है। इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका ब्रिक्स में है। इंडिया ब्राज़ील बायलैटरल कोऑपरेशन भी लगातार बढ़ रही है। उसी प्रकार से इंडिया और किन किन रीजन्स के जो साउथ अमेरिकन कंट्रीज के साथ संबंधों को बढ़ावा दे रहा है। यहाँ पर एक आइलैंड है फॉकलैंड आइलैंड्स। मेरा सवाल है, फॉकलैंड आइलैंड्स के बीच किसका किसका विवाद था, कौन से देश लड़े थे? अभी तक मैंने आपसे 4 सवाल पूछे हैं ब्रॉडली। चाइना की बाउंड्री बॉर्डर्स का नाम क्या क्या है इंडिया के साथ? फॉकलैंड आइलैंड क्या है? ठीक है। साउथ अमेरिका में 2 ट्रेडिंग ब्लॉक मर्कोजर और दूसरा कौन सा है? इसके अलावा 2 और है वहाँ पर, उनका नाम क्या है? आई होप ये चीज़ें आपको पता है। नहीं पता तो नेक्स्ट वीडियो हम जरूर रिवाइज करेंगे इसको, ठीक है? अगला टॉपिक है ओमकारेश्वर के बारे में। ओमकारेश्वर में एक फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट, दुनिया का सबसे बड़े फ्लोटिंग प्रोजेक्ट की बात की जा रही है जो वहाँ पर स्थापित किया गया। अब कहाँ पर है ओमकारेश्वर? तो एक डैम है ओमकारेश्वर, किसके ऊपर है स्थिति है? तो ये नर्मदा नदी के ऊपर है, और इसको फाइनेंस कर रहा है आईएफसी पावर ग्रिड। और ये दुनिया का सबसे बड़ा एक तरह का सोलर पावर प्रोजेक्ट बनने की बात यहाँ पे की जा रही है। अभी जो है वर्तमान में वो चाइना में है, तो उसको हटाकर ये सबसे बड़ा एक सोलर पावर प्रोजेक्ट बनेगा। तो नर्मदा नदी के ऊपर ये स्थित है ओमकारेश्वर डैम, और यहाँ पर ये बनाया जाएगा। मेरा सवाल ये कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? क्या अमरकंटक से निकलती है? कहाँ से निकलती है नर्मदा? नर्मदा का ऑरिजिन पॉइंट क्या है? अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक से निकल के कहाँ तक जाती है? गल्फ ऑफ कैम्बे तक जाती है। नर्मदा और तापी तो ऐसी रिवर है जो कैसी, ईस्ट फ्लोइंग है, वेस्ट फ्लोइंग है? सारी रिवर किधर जाती हैं? सारी रिवर जाती हैं इस साइड, किधर? ईस्ट की तरफ। नर्मदा और तापी 2 मेजर रिवर है जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है। क्यों? क्योंकि ये एक रिफ्ट वैली से बहती है। आई थिंक ये आपने पढ़ा होगा, नहीं पता तो जान लीजिए। क्योंकि जो इंडिया का स्लोप है वो इस साइड है, तो इसलिए सारी नदियां जो है वो इंडिया की कैसी होती हैं? ईस्ट फ्लोइंग होती है, यानी इधर की तरफ आएगी, बे ऑफ बंगाल के साइड, इस साइड गिरेंगी। लेकिन ये 2 बड़ी नदियां नर्मदा और तापी ऐसी नदी हैं जो रिफ्ट वैली से बहती हैं, इसलिए ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है। इनके अलावा जुआरी की हम बात करें, वो भी एक वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। छोटी रिवर्स तो बहुत सारी, पर मेजर 2 रिवर्स जो होती हैं वो नर्मदा और तापी जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है। आपने याद कर लिया। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डैम्स हैं। सरदार सरोवर डैम की बात कर लें, ओमकारेश्वर डैम की बात कर लें, बरगी की बात कर लें। इस तरह के कई सारे डैम्स इसके ऊपर बिल्ड किए गए हैं। सरदार सरोवर डैम एक बहुत बड़ा विवादास्पद डैम था, जहाँ पर नर्मदा बचाओ आंदोलन भी हुआ था, NBA। तो ये रिवर का फ्लो, कहाँ से रिवर बहती है, इसकी कौन कौन सी आपकी ट्रिब्यूटरीज हैं? अगर मैं आपसे पूछूं नर्मदा की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है, क्या आपको याद है? इसमें अगर आप स्पेसिफिकली सारा याद नहीं भी कर सकते, जो की वर्ड्स हैं, जो की रिवर्स हैं, क्या वो आपको याद है नहीं? जैसे बरना हो गई, बरना, हीरेन हो गई, तेंदोनी हो गई, हथनी रिवर हो गई। तो इस तरह की जो मेन रिवर्स हैं वो आपको याद है कि नहीं, वो इंपॉर्टेंट है। फिर जैसे करजान और कुंडी हो गई। तो हालांकि बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, अक्सर हम सारी याद नहीं करते, लेकिन अगर आप मैप के थ्रू भी देखो, ओरसांग के बारे में बोला, जैसे राइट इंपॉर्टेंट एक राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की है, वो ओरसांग है। तो वो अगर आप मैप से देखोगे तो बेहतर तरीके से याद कर पाओगे। तो ये बातें हो गई नर्मदा रिवर के ऊपर। इंडिया की 5वीं सबसे बड़ी रिवर है ये। और वेस्ट फ्लोइंग बोला जाए तो वेस्ट फ्लोइंग तो सबसे बड़ी रिवर इंडिया की यही है। और रेवा किसका नाम है? रेवा ही, शायद रेवा नाम इसका ही है, नर्मदा को रेवा भी कहते हैं। और इम्पॉर्टेंट एक इंडिया की हिस्टोरिकल रिवर भी है। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से। कहाँ तक जाती है? आपकी गल्फ ऑफ केम्बे तक, इस तरफ बहते हुए यहाँ से यहाँ जाती है। क्योंकि ये एक ऐसी रीजन से गुजरती है जहाँ पर पानी की बहुत कमी है, इसलिए बहुत ज़्यादा रेलेवेंट रिवर ये कही जाती है। तो हमने नर्मदा के बारे में जाना। अब टॉपिक क्यों पढ़ रहे थे हम? ओमकारेश्वर के बारे में। ओमकारेश्वर में क्या होने वाला है? एक वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाने की बात की जा रही है। ये बात हो गई, ठीक है। अब एक मैन्युस्क्रिप्ट मिली है इटली में,
जो कि 18 सेंचुरी तमिल मैन्युस्क्रिप्ट है। इसका नाम क्या है? ज्ञानमयूरुचि। ज्ञानमयूरुचि, अगर ऐसे इसको पढ़ा जाए तो तमिल मुझे नहीं आती है तमिल, तो लेकिन इसे ज्ञानमयूरुचि कहा जाता है। कहाँ मिली है ये? तो नॉर्दर्न इटली में। अब नॉर्दर्न इटली लोकेशन हमें थोड़ा पढ़नी पड़ेगी, कहाँ पर है भाई? नॉर्दर्न इटली ये इलाका है। इस इलाके में कुछ इंपॉर्टेंट शहर, जैसे अगर आपकी हाल की एक फिल्म आई थी, आपने कभी देखी हो तो कॉर्सिका पे बड़ा जिक्र था उसका, तो कॉर्सिका यहाँ पर सिचुएट है। फिर यहाँ वेटिकन सिटी है इटली के पास। इस इलाके में कौन कौन से सी हैं? एड्रियाटिक सी यहाँ पर है, बहुत रेलेवेंट है। ये आपका आयोनियन सी हो गया। मेडिटेरेनियन सी का जो एंट्री एग्जिट पॉइंट है यहाँ से निकलते हैं। तो स्ट्रेट ऑफ दर्दनेलिस कहाँ पर है? क्या विवाद थे यहाँ? तो ये आपका इलाका है नॉर्दर्न इटली का। अभी उतने आगे नहीं जाएंगे। नॉर्दर्न इटली को जोग्राफिकली देख लो कहाँ पर सिचुएटेड है। इटली के आसपास कौन से इलाके हैं वो आपने इस मैप में देख लिए होंगे। विवाद कहाँ पर है अभी? यूक्रेन में। यूक्रेन के मैप हमने ढंग से कई बार रिवाइज किया, तो आई होप ये क्लैरिटी आपको होगी इसको लेकर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक इलाका है, वहाँ पर एक पोर्ट है, पोर्ट मोरेस्बी। मोरेस्बी पोर्ट है पापुआ न्यू गिनी में। पीएनजी जिसे हम कहते हैं। पापुआ न्यू गिनी कहाँ पर है? ये असल में ऑस्ट्रेलिया के पास एक देश है, आइलैंड ग्रुप है। इंडोनेशिया के का आधा हिस्सा हम गए तो वहाँ पर है। इंडिया के जो दो इम्पोर्टेंट शिप्स थे, सह्याद्री और कलकत्ता, ये पोर्ट मॉरिसबी में गए जो पापुआ न्यू गिनी में है। अब ये दिखाता है कि इंडिया लगातार जो अपनी आउटरीच बढ़ा रहा है, अपनी पार्टनरशिप बढ़ा रहा है अक्रॉस इंडो पैसिफिक। उसका बेस्ट एग्जांपल है कि इंडिया ने मॉरिसबी तक पहुंचाई बात अपनी। चाहे हम इंडोनेशिया की बात करें, पापुआ न्यू गिनी की बात करें, इंडिया लगातार, ऑस्ट्रेलिया के साथ हमने देखा वहाँ भी इंडिया के संबंध बढ़ रहे हैं। तो जो पोर्ट्स पे इंडिया की नेवी के शिप्स जाते हैं वो दिखाता है इंडिया की रीच भी बढ़ रही है। और इसी से हमें पता लगता है कि कैसे इंडिया अपने आप को और ज़्यादा स्ट्रेटेजिकली एनहांस कर रहा है। अब सवाल ये कि पापुआ न्यू गिनी प्राइम मिनिस्टर मोदी भी गए थे, तो पापुआ न्यू गिनी कहाँ सिचुएटेड है? कौन से पोर्ट पे आप देख रहे हैं? सोलोमन आइलैंड के पास, नाउरू के पास ये इलाका है। तो क्यों इंडिया के लिए रेलेवेंट है? इंडिया के लिए इसकी संभावना इसलिए और बढ़ जाती है क्योंकि इंडिया ने एक स्पेसिफिक इनिशिएटिव लॉन्च किया था, फीपिक। फीपिक मुझे फुल फॉर्म बताएगा कोई? फीपिक की पूरी कहानी क्या है भाई? फोरम फॉर इंडिया और पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन, ये फीपिक की फुल फॉर्म है। फीपिक में कौन से एरियाज आ रहे हैं? फीपिक में मैक्रोनेशिया, मेलेनेशिया और पोलिनेशिया के जो आइलैंड इलाके हैं, इनमें से जो मेजॉरिटी कंट्रीज है, इंडिया इनके साथ संबंध बनाने की कोशिश कर रहा है। और इसमें 14 कंट्रीज हैं, 14 पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज। और अभी इसका 3rd समिट हुआ था। ठीक है, और ये रेलेवेंट क्यों है इतना? क्योंकि यहाँ पर दिखता है कि इंडिया कैसे पैसिफिक और इंडो पैसिफिक की अपनी जो ब्रॉड स्ट्रैटेजी है उसको और एक्सटेंड करना चाह रहा है। तो अगर आपसे पूछा जाए टॉपिक न्यूज़ में क्या है, वो है पोर्ट मोरेस्बी, जहाँ पर इंडिया के 2 शिप्स गए। कहाँ सिचुएटेड है ये? तो पापुआ न्यू गिनी में। पापुआ न्यू गिनी के साथ इंडिया लगातार डेवलपमेंट करना चाह रहा है। क्यों भाई? क्योंकि इस इलाके में जो कंट्रीज हैं इनके पास बहुत सारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है जहाँ पर एक्सप्लोरेशन की बहुत संभावना है। और एक्सप्लोरेशन करना इंडिया के लिए, चाहे रेयर अर्थ मिनरल्स की बात करो या जो चाइना की का जो मोनोपोली है एपीआई में, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स में, या फिर जो आपको कोर मिनरल्स मिलते हैं चाहे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बनाने के लिए, या फिर कई ऐसी समुद्री संसाधन जो मिलते हैं जिन पे अभी तक केवल अमेरिका, चाइना का दबदबा है, या मान लो अमेरिका का दबदबा है, इन देशों के साथ इंडिया पार्टनरशिप करके उनमें उनका दबदबा कम करने में बड़ा रोल निभा सकता है। इसलिए ये इलाके इंडिया के लिए बहुत रेलेवेंट है। और इसलिए फीपिक के थ्रू भी और डायरेक्टली वन ऑन वन भी लगातार इंडिया पापुआ न्यू गिनी के साथ संबंध बढ़ा रहा है। क्योंकि एक तो ये अगेन उस इलाके में जहाँ चाइना अपने आप को पुश करना चाहता है, साउथ चाइना सी की बात कर लो, या आप और एक्सटेंसिव इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में भी क्या है, एक एग्रीमेंट है जिसके तहत दोनों एक दूसरे के पोर्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, लॉजिस्टिकल एग्रीमेंट। तो इसीलिए आपको दिख रहा है इस रीजन में लगातार इंडिया अपने आप को पुश कर रहा है। आसपास आप देखो, गोम का आइलैंड यूएस का है, फिर आप नाउरू आइलैंड देख लो। इस तरह लगातार इंडिया डेवलप करना चाह रहा है इस रीजन के संबंध। इसलिए आपके 2 शिप्स पापुआ न्यू गिनी गए थे। ठीक है, मॉरिसबी कहाँ पर है? पापुआ न्यू गिनी में। अब 2 जो टॉपिक्स और हम देख रहे हैं, एक जनजातीय गौरव कॉरिडोर इनिशिएटिव। अगर मैं आपसे पूछूं कि ट्राइबल मिनिस्ट्री को क्या करना चाहिए ताकि जो जनजातीय लोग हैं, जो आदिवासी वर्ग के लोग हैं, इनके साथ और ज़्यादा इनके पास जो इनका प्रोडक्ट्स है वो मार्केट अच्छा मिल सके, या इनके पास अच्छे एजुकेशन और फैसिलिटीज़ बढ़ पाए, तो पहली चीज़ होती है कनेक्टिविटी। यहाँ पर अक्सर रेलवे लाइन ज़रा डेवलप नहीं है। जो भी आपके ट्राइबल एरियाज़ हैं, तो वहाँ डेवलपमेंट को फोकस करते हुए रेलवेज़ के अंतर्गत एक जनजातीय गौरव कॉरिडोर शुरू किया गया, जिसके तहत जो ट्राइबल एरियाज़ हैं वहाँ पर और ज़्यादा आपकी जो रेलवे लाइन्स है या तो डबल की जाएंगी या उनमें नए रेलवेज़ बनाए जाएंगे। स्पेसिफिकली जो इलाका फोकस में अभी है वो उड़ीसा है,
इसके अलावा और कई कंट्रीज़ में ये और पुश किया जाएगा जनजातीय गौरव कॉरिडोर इनिशिएटिव। तो ऐसे इनिशिएटिव ऑफ कोर्स किस में हेल्प करेंगे, जो हमारी ट्राइबल पॉपुलेशन है उसको और मेन स्ट्रीम में लाने को। अगला टॉपिक है अरुणाचल रंग महोत्सव। ये रंग महोत्सव क्या अरुणाचल प्रदेश में मनाया जा रहा है? नहीं, ये महोत्सव अक्रॉस द सिटीज़ ऑफ इंडिया मनाया जा रहा है, ताकि अरुणाचल प्रदेश की जो खास इतिहास है वो उन्हें हमें पता चले। हमें पता लग सके क्या-क्या इलाके हैं जहाँ पर अरुणाचल प्रदेश की हम कल्चर से सीख सकते हैं, उसको सेलिब्रेट कर सकते हैं। अब मुझे बताइए अरुणाचल प्रदेश पे चाइना का क्या क्लेम है? क्या आपको याद है? तो ये 2 चीज़ें हो गई डोमेस्टिकली जो न्यूज़ में थी, कन्फ्यूज़ नहीं होना है। आगे टॉपिक है इंडोनेशिया का आइक। ये कहाँ पर है भाई? ये असल में इस इलाके में बसता है जो बिल्कुल अंडमान एंड निकोबार के पास है, ठीक है? और इंडिया यहाँ पर एक नया ऑर्डर आया है कि भाई इस इलाके में कोई भी महिला और पुरुष साथ-साथ आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में या व्हीकल में बैठ के नहीं जाएँगे, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि इससे पब्लिक मोरालिटी पर असर पड़ेगा। हालाँकि हमारे लिए उतनी रेलेवेंट न्यूज़ नहीं है, लेकिन क्योंकि अंडमान निकोबार के पास है इसलिए ये एक स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट जगह हो गई। अब मेरा आपसे सवाल है कि अगर मैं आपसे पूछूँ इस जगह को देखो और आपको क्या लगता है क्यों रेलेवेंट है ये इलाका? इसकी इम्पोर्टेंस समझनी है ना इंडोनेशिया की। तो आपको मैं बताऊँ, अभी आईएनएस हमने 2 शिप्स की बात की, कोलकाता एंड सह्याद्री। ये दोनों पहले जकार्ता गए थे, तब वहाँ से अभी आपके पीएनजी यानी पापुआ न्यू गिनी गए हैं। इसके अलावा जो समुद्र शक्ति इनिशिएटिव है, जॉइंट नेवल एक्सरसाइज की हम बात कर लें इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में। अगर हम बात कर लें स्टेट ऑफ मलक्का की, यहाँ जो एक स्ट्रैटेजिक रेलेवेंस है काफ़ी ज़्यादा है इसकी। प्लस इंडिया की जो कोशिश है टू कंटेन चाइना, वहाँ इंडोनेशिया एक बड़ा रोल प्ले करता है। प्लस सवांग पोर्ट इंडिया डेवलप कर रहा है इंडोनेशिया में। प्लस इंडिया इनके साथ बहुत ज़्यादा क्या करता है, पाम ऑयल का व्यापार करता है। इसलिए दोनों देश बहुत ज़्यादा करीब हैं। कई मामलों में इंडिया लगातार इनको डिफेंस पार्टनरशिप इनसे ग्रो करने की बात कर रहा है। तो इसलिए आपको दिखेगा कि इंडोनेशिया एक ऐसी कंट्री है जो एक ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक लोकेशन पे स्थित है, और ये स्ट्रैटेजिक लोकेशन इसको स्पेसिफिक एडवांटेज प्रोवाइड करता है। और इंडिया और जो इंडोनेशिया है, इनके बीच में जो रिलेशंस हैं वो स्ट्रैटेजिक भी हैं, पॉलिटिकल भी हैं, इकोनॉमिक भी हैं, और इसीलिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री बन जाता है इंडिया के लिए। अब इनके बीच में जो बायलैटरल ट्रेड है वो आप देखो तो अभी अराउंड 38 बिलियन डॉलर्स के आसपास ट्रेड है, और वो लगातार ग्रो होता दिख रहा है आपको, चाहे उसमें आप जो कोल है या क्रूड ऑयल भी इंडिया ले रहा है इनसे, इसकी बात करें, या और टेलीकम्युनिकेशन वगैरह में जो ग्रोथ हमको देखने को मिल रही है। इसलिए तो वो इकोनॉमी अलग है, स्ट्रैटेजिक अलग है। कहाँ से जुड़ी रही है देख लो, साउथ चाइना सी में जो दबाव है चाइना का बढ़ता हुआ, उसको कंटेन करने के लिए भी इंडिया इंडोनेशिया के संबंध बढ़ रहे हैं। ये समझ गए आप? ठीक है, इस टॉपिक के लिए आज हमने इतना ही देखा। जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे, चाहे वो साउथ अमेरिका के बारे में हो, चाहे चाइना के बारे में हो, आई होप आपको उसके आंसर पता है। नहीं पता तो हम फिर अगली वीडियो में इसको एक बार में डिस्कस ज़रूर करेंगे, ताकि आपको वो रिवाइज़ हो जाए। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, एंड कीप ऑन वॉचिंग PW ओनली IAS।